नमस्कार दोस्त। आज हम बात करेंगे दुनिया की जो सबसे ताकतवर एयरफोर्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि किस तरीके से जो है एयरफोर्स की जो है पूरी ताकत को बदला जा रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स कौन सी है? तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले कौन सा नाम आएगा? अमेरिका। दुनिया के लिए सबसे बड़ी बात है अमेरिका, तो अमेरिका स्वाभाविक है। शायद रूस, आपके मन में ये भी आ सकता है कि रूस होगा या अमेरिका होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोबारा आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आप सही समझेंगे कि तीसरे नंबर पे अब एयरफोर्स जो है भारत तीसरे नंबर पे है। जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश जिनको टेक्नोलॉजी पूरी पूरी दुनिया कस्में खाती हैं वो भारत के पीछे हैं। ठीक है, जो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, तो इस समय भारत एयरफोर्स में जो है तीसरे नंबर पे है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, रैंकिंग बनती कैसे है, भारत इतने ऊपर कैसे पहुंचा, क्या इसकी कहानी है, हमारी एयरफोर्स के पास असल में है क्या, और आने वाले सालों में ये तस्वीर और कैसे बदलने वाली है, इस पूरे सेक्टर को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चूंकि बात बहुत लंबी है तो थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे ये रैंकिंग कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, सबसे पहले समझ लो कि ये जो लिस्ट आई है, लिस्ट ये जो बनाई जाती है, किस तरीके से इसका जो है कहानी बनती है। दुनिया भर की एयरफोर्सेस को परखने के लिए कुछ पैमाने तय होते हैं, उन्हीं आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो जैसे अमेरिका हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाले क्षेत्र, ये रशिया हो गया, ये जो है ये पैमाना क्या है? तो सबसे पहला जो पैमाना होता है कुल एयरक्राफ्ट का, हम पहले सबसे पहले ये जानते हैं कुल एयरक्राफ्ट कितना है, उनकी संख्या क्या है, यानी फाइटर जेट, बॉम्बर, ट्रांसप्लेटर प्लेन, हेलीकॉप्टर सब मिलाकर कौन किसके पास सबसे ज्यादा है, यह सबसे पहले गिना जाता है। दूसरा है फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत। सिर्फ जहाज गिनने से काम नहीं चलता है, ये देखा जाता है कितने स्क्वाड्रन असल में लड़ाई के लिए किसी भी देश के पास तैयार है। तो मुख्य मुद्दा ये है। तीसरा पैमाना है ट्रेनिंग सिस्टम और मैन पावर। ट्रेनिंग सिस्टम और मैन पावर जिसके पास ज्यादा रहती है, पायलट कितने अच्छे ट्रेंड है, कितने तेजी से नए पायलट काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से। और चौथा जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जो मुख्य मुद्दा है, वह है लॉजिस्टिक नेटवर्क, यानी एयरबेस कितने हैं, देश के हर कोने में एयरफोर्स कितनी तेजी से काम कर रहा है, और इमरजेंसी में रिस्पांस टाइम क्या है। यह मुख्य मुद्दा ये मुख्य मुद्दा जो है देशों के लिए रहा है। सिर्फ महंगे जहाज खरीद लेने से कोई एयरफोर्स नंबर 1 नहीं बन जाता, असली ताकत होती है सिस्टम में, और यही वो जगह जहां भारत ने बाजी मारी है। तो भारतीय वायुसेना के पास आज हजारों एयरक्राफ्ट का बेड़ा है, दर्जनों एक्विस्ट स्क्वाड्रन है, और जो मुख्य मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है, देश भर में फैला हुआ एक एयरफोर्स नेटवर्क है जो इस पूरे सिस्टम में काम करता है। तो जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के लिए मुख्य मुद्दा है, जो राजस्थान के रेगिस्तान तक हर समय मौसम में हर हालात में ऑपरेट करने की काबिलियत रखता है, वो है हमारा एयरफोर्स। हमारी जो सेना है वो एयरफोर्स की तो पोजीशन जो डिटेल में थी वो हम आपको बताए किस तरीके से पूरा डिसाइड होता है, किस तरीके से इसकी पूरी जानकारी दी जाती है, किस तरीके से रैंकिंग डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं असली मुद्दे पे, मेन प्रोजेक्ट क्या है, भारत आखिर तीसरे नंबर पहुंचा कैसे, किस आधार पर। तो देखिए, पहले नंबर पे अमेरिका, तो ये तो कोई हैरानी वाली बात है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट भी उसी के पास है, हजारों एयरक्राफ्ट, ग्लोबल मिलिट्री बेस। दूसरे नंबर पर है रूस, पुरानी लेकिन मजबूत मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री, भारी भरकम बम्बर फ्लीट किसके पास है, रूस के पास। लेकिन तीसरे नंबर पे अब आ गया है भारत, जो खुशी की बात है, हिंदुस्तान के लिए कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दशकों की प्लानिंग का नतीजा है। तो सोचिए जरा भारत की सीमाएं कैसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और जो है ऊपर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां, नीचे समुद्र से घिरा इलाका, ऐसे भूभाग एयरफोर्स को हर तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन अगर हर तरफ से घेरने के बावजूद भी मिशन चलाना, समंदर के ऊपर पेट्रोलिंग करना, यह मुख्य मुद्दा रहा है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े को डाइवर्स सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया है। अब पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर तरह के मिशन के लिए अलग अलग तरीके से एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं और अलग अलग सिस्टम। और जब बात आती है नंबर्स की, तो नंबर्स का ही गेम दुनिया के सामने, दुनिया में नंबर्स का ही गेम है। वो भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े फाइटर फ्लीट्स में से एक है, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, और उस तरीके से सर्विलांस सिस्टम भी भारत के पास, सर्विलांस सिस्टम पहले से काफी अच्छे तरीके से, पूरा एक इकोसिस्टम जो अकेले काम नहीं करता बल्कि एक साथ मिलकर काम करता है। यही चीज जापान के पास, और ये साउथ कोरिया या ब्रिटेन जैसे देशों में भारत को अलग करती हैं। उन देशों के पास टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन कोई शक नहीं, बल्कि स्केल यानी पैमाना भारत जितना बड़ा अब नहीं रहा। इसलिए भारत अब तीसरे नंबर पे, चाइना को छोड़ के अब वो तीसरे नंबर पे है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये कहानी समझनी है तो शुरुआत से समझनी पड़ेगी, ये कहानी किस तरीके से बदलती है। तो सबसे पहले जो भारत का इतिहास रहा है इस क्षेत्र में, वो किस तरीके से कहानी को बदला गया है, तो हम समझेंगे 1947 में जब भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के बाद तब वायुसेना के पास संसाधन बहुत सीमित थे, पुराने ब्रिटिश जमाने के एयरक्राफ्ट, सीमित ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक ऐसा देश जो अभी अभी तत्काल में विभाजित हुआ है, तत्काल में नया नया देश बना है, बंटवारे के जंग से उभर रहा था, उसी दौरान ये पूरी कहानी निकल के आती है। लेकिन उसी साल पाकिस्तान के साथ पहली जंग हो गई और वहीं से भारतीय वायुसेना की असली परीक्षा शुरू हुई। फिर उसके बाद 1965 में
ये पूरा प्रोजेक्ट बदल जाता है। 1965 और 1971 की जंगों में भारतीय वायुसेना ने अपनी काबिलियत साबित की, और काबिलियत तो जो साबित की, खासकर जो मुख्य मुद्दा रहा है 1971 की जंग। जब 1971 की जंग हुई तो उस दौरान जब भारतीय पायलटों ने आसमान में ऐसा दबदबा बनाया कि उसने पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। और फिर आप कारगिल का दौर देखेंगे तो 1999 में ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ियों में जहां से लड़ना मुश्किल माना जाता है, लगभग नामुमकिन माना जाता है, वहां से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय में अहम भूमिका निभाई, ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। और उसके बाद शुरू हुआ आधुनिकीकरण का दौर, और आधुनिकीकरण के दौर का पुराने सोवियत दौर के जहाजों से आगे बढ़ते हुए भारत ने धीरे धीरे अपने बेड़ों को आगे बढ़ाया, और उसके दौरान जो है अपग्रेड करना शुरू किया। और उसके बाद जो नई कहानी आती, जो नया सदी स्टार्ट होता है, जो नया युग स्टार्ट होता है, वो आता है सुखोई 30 जैसे भारी लड़ाकू विमान आए, मिराज आए, फ्रेंच फाइटर आए, और तो उसके साथ शुरू हुई नई कहानी, खुद का फाइटर जेट बनाने का सपना। ये सफर आसान नहीं था, दशकों तक लगे जो है पुराने ये पूरे प्रोजेक्ट, कई चुनौतियां, आलोचना, लेकिन जो न्यू सालों में रखी गई वह आज इस तीसरे नंबर की बनी हुई है। अब हम ताकत को समझते हैं। आज की ताकत तेजस राइफल, तेजस राफेल और आगे की तकनीकी। हम बात करते हैं अगर भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट में भारतीय वायुसेना आज जिस मुकाम पे है वो सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं है, बल्कि उसका टेक्नोलॉजी की वजह से है। टेक्नोलॉजी जिस सेक्टर में आज काम कर रही है वो मुख्य मुद्दा है। सबसे पहले नाम आता है तेजस का। ये भारत में बनी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सोचिए अगर यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है तो यह बात है कि यह इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा, बनाने वाला देश बन रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर कहीं दिखता है तो वो आसमान में उड़ते तेजस को दिखाता भी है। फिर आता है राफेल। राफेल जो है फ्रांस से आया ये फाइटर जेट। मुख्य मुद्दा रहा किस तरीके से छाया रहा, जो अपनी स्पीड, अपनी मार करने की सटीकता और अपना एडवांस तकनीक के लिए जाना जाता है। जब राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तो पूरे इलाके पर पावर बैलेंस बदल गया। पावर बैलेंस बदला, उसके बाद कहानी आगे आती है कि इनके अलावा सुखोई 30, MKI जैसे भारी फाइटर जो लंबे दूरी तक मार करने में सक्षम है। मिक्स सीरीज के जहाज है जो अभी भी बेड़े का अहम हिस्सा बने हुए हैं। उसके बाद फाइटर जेट ही तो कहानी नहीं है, सिर्फ कहानी फाइटर जेट से नहीं बनती है, रैंकिंग सिर्फ फाइटर जेट से नहीं बनती है। आधुनिक भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक आवागमन सिस्टम यानी हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, नजर रखने वाले एयर टू एयर मिसाइल, रिफ्यूटिंग टैंकर जो जहाजों को हवा में ही ईंधन में उनकी रेंज बढ़ा देते हैं और हवा से हवा में उनके ईंधन को भरने में सक्षम होते हैं। ये सब मिलाकर, और जो सबसे जरूरी है, S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मनों की मिसाइलों और जहाजों को आसमान में ही रोकने की ताकत रखते हैं। S-400 ही जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य उपयोग करता रहा। ये सब मिलाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो अकेले हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यही वो चीज है जो रैंकिंग में असली फर्क डालती है। S-400 ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में चलाया गया, मुख्य रूप से वहां पे सफलता मिली। जापान, साउथ कोरिया और चीन अब आते हैं, उनको पीछे छोड़ के जो भारत आगे आता है। अब आते हैं असली सवाल पर जो शायद हमारे मन में है कि आखिर जापान और साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश भारत से पीछे कैसे रह गए, भारत पीछे क्यों छूट गया। तो जवाब है, इसका मुख्य मुद्दा है कि स्केल और डाइवर्सिटी जापान के पास बेहतरीन तरीके से है, कोई शक नहीं, लेकिन उसका एयरफोर्स साइज भारत के मुकाबले काफी छोटा है। उनकी जरूरतें भी अलग हैं और भूगोल भी अलग है, पहाड़ी क्षेत्र अलग है, भूगोल सिस्टम अलग है। और साउथ कोरिया के पास मॉडर्न फाइट है, लेकिन वो भी एक सीमित इलाके तक ही फोकस्ड है। और चीन की बात करें तो चीन का नंबर भारत से ऊपर है, सच बात है। तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर चीन गिना जाता है इस लिस्ट में सामान्य। लेकिन भारत की बात करें तो जिस तेजी से भारतीय वायुसेना अब अपने तरीके से नए सेक्टर के साथ अपने बेड़े को आधुनिक बना रही है, अगले एक दशक में ये फासला और भी कम होने की उम्मीद है। मतलब भारत और आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ बात एक समझनी जरूरी है, किस तरीके से भारत अपनी तरक्की, अपनी रैंकिंग और सिर्फ आज की तस्वीर दिखाती है। असली कहानी, ट्रेड की दिशा, व्यापार की दिशा, भारत की दिशा साफ ऊपर की तरफ अब जा रहा है। आगे किस सेक्टर में ये पूरी व्यवस्था बनेगी, अब ये सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे भारत किस स्तर पे आगे बढ़ेगा। आने वाले समय सालों में अपने फाइटर फ्लीट्स को और बड़ा करने जा रहा है। तेजी से तेजस के एडवांस्ड वर्जन पर काम चल रहा है जो और भी अधिक ताकतवर उसको बना सकता है। तो ताकतवर बनाने के साथ साथ अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के साथ साथ 5वीं पीढ़ी का नया फाइटर जेट अब बनाने की तैयारी में भारत अग्रसर हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से निवेश हो रहा है। मानव रहित लड़ाकू विमान यानी कम्बैट ड्रोन आने वाले समय की जंग का बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं और भारत इस दौड़ में पीछे अब नहीं रहना चाहता है। अब साथ ही स्वदेशी हथियार प्रणाली, स्वदेशी इंजन, स्वदेशी रडार सिस्टम, इन सब पर काम तेजी से चल रहा है। मकसद साफ है, राइट क्लियर है, कम से कम विदेशी निर्भरता, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भरता। मतलब भारत जो है अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अक्सर है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। यह मुख्य मुद्दा है कि अगर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से
भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत को बढ़ाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया। अगर ये सारी योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं, अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना की तस्वीर आज से भी कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। तो अब हम भारतीय वायुसेना की कहानी 1947 का ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहा, किस तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है। 1947 सीमित संसाधनों से लेकर आज दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनने तक का सफर, यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, यह उन हजारों पायलटों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने दशकों तक चुपचाप काम किया, ताकि आज आसमान में कोई फाइटर जेट गरजते हुए जब निकलता है तो वह भारत के तिरंगे को गरजते हुए अपने स्वरूप को नई दिशा देते हुए आगे बढ़ता है, बल्कि भारत की ताकत की गूंज को भी वह दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रोजेक्ट के साथ यह पूरी जो कहानी है हमने आपको बताई कि किस तरीके से भारत अब दुनिया में अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने सेक्टर के लिए किस तरीके से नई दिशा में आगे बढ़ा। अब समस्या यह है कि हमने चीन को पीछे क्यों छोड़ा, या हम चीन को पीछे कैसे छोड़ पाए, या जापान और साउथ कोरिया जो मुख्य देश है इनसे हम कैसे आगे निकल पाए। तो यह मुद्दा, यह मुख्य आधार इस बात का रहा कि फाइटर जेट्स जो दुनिया में आज भी अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, हम उनसे कैसे अग्रसर हो पाए। तो इसमें मुख्य रोल जो जाता है वो DRDO को जाता है, नेशनल डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1958 में जिसकी स्थापना हुई 1958 में। DRDO मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि उसी के नए स्वरूप के कारण ये पूरा जो है कॉम्बैट ड्रोन्स जो पूरे इस तरीके से जो सजाया गया, जो दिखाया गया, किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन स्टील फाइटर जो है भारत ने अपने आप विकसित किए, और विकसित करने के साथ साथ उसने चाइना के जो नए फाइटर जेट थे उनको भी टक्कर दी, और इसीलिए जो है चाइना को पीछे छोड़ के भारत जो है अब नए फाइटर जेट के साथ अब दुनिया में जो है नए सेक्टर के साथ अब आगे बढ़ रहा है। ये पूरा जो प्लेन आप देख रहे हैं ये है तेजस। जिस तरीके से तेजस जो है दुनिया में और भारत का एक नया ताकत जो बनकर उभरा तेजस, उसका जो है ये मुख्य आधार रहा। उसके बाद जो है ये जो है रिफ्यूलिंग टैंकर्स, जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स है, ये है तेजस। आप देख लीजिए, ये तेजस है, ये आपका राफेल है, ये सुखोई 30 है, ठीक है। और ये S-400 सिस्टम है, जो S-400 सिस्टम भी बहुत ताकतवर है। सब इसकी जो मुख्य खासियत है, इसके रडार में जितनी भी चीजें, मिसाइल है, जो भी है, उसको सीधा जो है ले जाके समुद्र में फेंक देता है। इसका जो है मुख्य S-400, और यही जो है ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किया गया था। तो आप देखिए, और ये जो है रिफ्यूलिंग टैंकर्स है भारतीय वायुसेना का। जैसे आप कोई जहाज आप ऊपर उड़ रहा है और उसके पास जो है आप पेट्रोल, उसकी जो खाद्य सामग्री वो खत्म हो गई, तो इसको जो है वो रिफ्यूलिंग करता है, उसमें फिर से डीजल पेट्रोल जो है जो भी है उसका वो फिलअप करता है। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे आता है ये आपका जो है शानदार तेजस, जो मुख्य मुद्दा बना रहा किस तरीके से हिमालय के ऊपर जो है शानदार तरीके से। फिर है ये राफेल जो प्रोजेक्टेड है, फिर ये सुखोई 30 MKI है, ये F-35 लाइटनिंग है। उसके बाद आप देखेंगे तेजस MK1 है, MiG-29 है, उसके बाद मिराज 2000 है। हम इसके पहले इसके बारे में सारी वीडियोस जो है सब, ये जो चाहे राफेल है, चाहे सुखोई है, चाहे F-35 है, चाहे वो मिराज है, एक प्लेलिस्ट में पुराना हमने इस पे क्लास कराया हुआ है, उसको आप जरूर पीछे देखिएगा, ठीक है, वहां पे डला हुआ है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके बाद IL-76 है, C-130 सुपर हरकुलिस है, ठीक है। उसके बाद हेलीकॉप्टर जो AS-64 है, स्पेस है। फिर F-47 चिनूक है, जो मुख्य मुद्दा चिनूक जो है, ये चिनूक जो है उस दौरान यूज किया गया था जब जो है उत्तराखंड में आग लग गई थी जंगल में, तो चिनूक ही आया था। ध्रुव है, फिर उसके बाद Mi-17V5 है, फिलहाल LCH है, ठीक है। यह पूरे प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये है आपका 1970 वार, जो आप देखेंगे जो है ये 1970 वार का वार है, जो बांग्लादेश में लिबरेशन साइन के दौरान ये पूरा जो है तब के ये सीन, जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, और ये पूरा प्रोजेक्ट तब का है 1971 का है ना। उसके बाद उस दौरान का ये युद्ध है जो 1971 में ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं जब दिल्ली जंक्शन से लोग पलायन कर रहे थे, जब दिल्ली जंक्शन से लोग जा रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, वहां का ये सीनरी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है पलायन की स्थिति में थे। उसके बाद ये शानदार दृश्य है, आप देखेंगे, यह पूरा जो है आपका प्यारा भारत बे ऑफ बंगाल, ये वाला हिस्सा बे ऑफ बंगाल का है, और ये वाला आपका अरेबियन सी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरी तरीके से बॉर्डर लेंथ जो है, चूंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लेंथ है 3323 किलोमीटर है, कितना है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर का ये पूरा लेंथ जो है भारत के साथ है, ठीक है। और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। और ये पूरा आपका प्रोजेक्ट जो है यह पूरा आपको दिखाया गया है। उसके बाद कहानी आगे चलती है, तो इस तरीके से जो है पूरा ये देखिए, अब एयरफोर्स का ये पूरा आपको साइन है, ठीक है। एयरफोर्स जो है ये देखिए, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। ये है भारतीय वायुसेना का ये लोगो है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है। एयरफोर्स की स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर 1832। मोटो जो है इसका क्या है? नाभा स्पर्शम दीप्तम,
नभ स्पर्शम दीप्तम इसका जो है मुख्य जो है वाक्य है, नभ स्पर्शम दीप्तम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है केबीसी में। एयर सुपरियोरिटी, ये पूरा इसका जो लेंथ है एयरक्राफ्ट का है। फिर स्टेब्लिश्ड, अब देखिए ये आपका क्या है, भारतीय वायुसेना है। ये बीकेसी पोखरण जो वीकेएस रोसी है, रसिया वाला जो है, रसियन एयरोस्पेस फोर्स जो है इसका है, और ये अमेरिका का एयरफोर्स है, ठीक है। तो अमेरिका का जो एयरफोर्स है 1947 में स्थापित हुआ था, और जो है इसका 1 अगस्त 2015 में स्टेब्लिश हुआ था रसिया वाला, मतलब बहुत बाद में ये स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद अब नए प्रोजेक्ट पे हम समझेंगे। तो वर्ल्ड मैप जो है आप देखेंगे तो ग्लोबल पावर सेंटर किस तरीके से बनाया गया। तो ये देखिए ये अमेरिका है जो पहले नंबर पे है, ये अमेरिका ग्लोबल पावर सेंटर फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर अमेरिका का है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे कौन है, अमेरिका। सेकंड नंबर पे आप आएंगे तो रसिया, ये पूरा रसिया है, ये पूरा रसिया है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये सेकंड नंबर पे है, इसको सेकंड नंबर डाल दीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर अपना जो है प्यारा भारत थर्ड नंबर पे है, ये आपका थर्ड नंबर पे कौन है, प्यारा भारत है, ठीक है। आओ देखिए ये आपको दिख रहा होगा, शानदार, ठीक है। ये है आपका तेजस जो आसमान में चीरता हुआ पूरी तरीके से निकलता है। तो ये पूरी कहानी थी भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर OCT 8 अक्टूबर 1932 को स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये पूरी शानदार जानकारी जो आपको दी गई है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, और पूरी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि वायुसेना पूरे प्रोजेक्ट जिस तरीके से पूरा काम होता है, जिस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है, जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी कहानी जो आप समझ रहे हैं कि आप एक चाइना जैसे देश को पीछे छोड़ के अब आप दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी वायुसेना बने हैं। तो भारत के लिए गर्व का पल है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि यह टेक्नोलॉजी थर्ड नंबर से सेकंड नंबर और सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर तक पहुंचने के लिए हमको कितना समय तय करना पड़ेगा, तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।